Hello students, hi everyone, welcome to Learn Commerce once again. In the previous class, I discussed the chapter with foreign exchange rate, foreign exchange market and the two types of foreign exchange rates, that is fixed and flexible. Okay? और आज की क्लास में मैं आपको इसका इक्विलिब्रियम रेट कैसे डिटरमाइन होता है और साथ में इससे जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज पढ़ाने जा रहा हूं. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब देखो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है क्या. हमने पिछली क्लास में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ा, जहां पर मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम रेट को डिटरमाइन करते हैं. वही इक्विलिब्रियम रेट हम फ्लेक्सिबल मार्केट के अंदर, फ्लेक्सिबल सिस्टम के अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर, फ्लेक्सिबल सिस्टम के अंदर एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, वो हमारा पहला क्वेश्चन है. अब देखो इसमें पहले तो देखो इक्विलिब्रियम रेट होता क्या है. It refers to the rate at which demand and the supply of foreign exchange is equal to each other. जिस रेट पर, जिस पॉइंट पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बराबर आ जाए, जिस जगह बराबर आ जाए, उस इक्विलिब्रियम रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे. कैसे? ये देखो, इसका शेड्यूल बनाया मैंने. मान लो डॉलर का प्राइस मार्केट में, यूएस डॉलर का प्राइस 55, 60, 65, 70, 75 इस तरीके से बढ़ रहा है. अब जैसे जैसे डॉलर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डॉलर की डिमांड कम होगी, क्योंकि प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है. नॉर्मल गुड्स के अंदर भी होती है और डॉलर यानी फॉरेन करेंसी के अंदर भी होती है. तो जैसे जैसे हमारा डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डॉलर्स की डिमांड कम होती जा रही है. तो 1000, 800, 600, तो 70 पर $400 की डिमांड, 75 पर $200 की डिमांड, इस तरीके से कम होती जा रही है. लेकिन प्राइस और सप्लाई में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, इसलिए प्राइस के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई डॉलर्स की बढ़ती चली जा रही है. 55 रुपए पर $200 की सप्लाई है, 60 रुपीज पर 400 की सप्लाई है, ऐसी 75 रुपीज पर $1000 की सप्लाई है. सप्लाई उनकी तरफ से आ रही है, डिमांड हमारी तरफ से हो रही है. हमने बताया जिस रेट पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए उस रेट को इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं. अब मैंने शेड्यूल बना दिया. यहां पर देखो डिमांड और सप्लाई बराबर आ रही है इस जगह पर. 600 डिमांड, 600 की सप्लाई, और ये रेट कौन सा है? 65. तो 65 का ऐसा रेट है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं. इसको हम एक डायग्राम से समझाते हैं. ये आपका डायग्राम है जिसमें ये वाई एक्सिस है, डिमांड और प्राइस. अब यहां देखोगे, यहां लिखोगे प्राइस ऑफ डॉलर, यानी डॉलर का जो फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस है वो यहां लिखेंगे. ये हमारे पास है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, जो कि डॉलर है. ओके, और यहां पर है डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स, यानी कि फॉरेन करेंसी, यूएस डॉलर्स. अब क्योंकि ये देखा था कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड कम हो रही थी, प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड कम हो रही है, तो इसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा. तो ये इसका डिमांड कर्व हमने बनाया. अगर यहां पर हम प्राइस रखें तो प्राइस के साथ साथ डिमांड चेंज होगी और डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा. और जैसे हम नॉर्मल माइक्रो में पढ़ते आ रहे हैं, प्राइस और सप्लाई में अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो उसका सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा. तो ये हमने सप्लाई कर्व बना दिया. ओके, ये डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर. इस पॉइंट पर बन गया इक्विलिब्रियम. अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ये जो रेट निकल के आ रहा है ये हमारा होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट. ओके, दैट इज OR. OR हमारा हो गया रेट, यानी कि OP लिख दो. चलो OP लिख दो. ये हमारा प्राइस हो गया, कितना था हमारा? 65 इसके अंदर. और यहां पर आप लिख दो जो आपकी डिमांड है और सप्लाई है, यानी क्वांटिटी कितनी है. ये प्राइस हो गया और वो क्वांटिटी हो गई. तो ये प्राइस लिख दिया, ये क्वांटिटी लिख दी, और क्वांटिटी कितनी निकल के आ रही है क्वेश्चन के अंदर हमारी, जो शेड्यूल बनाया था 600 की डिमांड है और 600 की ही सप्लाई है. ओके, ये मैंने यहां पे फिक्स कर दिया. तो हमने क्या देखा इसके अंदर कि प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से प्राइस और इसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, और सप्लाई के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए ये कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा. ओके, तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व intersect each other at point E, that becomes the equilibrium point
and this P has become OP, that is become the equilibrium rate of foreign exchange, and OQ, that is $600 is the demand and supply of US dollars. तो this was all about equilibrium rate कैसे डिटरमाइन करते हैं डिमांड सप्लाई के फोर्सेस के थ्रू। अब आगे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के बारे में सोर्सेस क्या हैं, कहां से डिमांड आती है, हम डिमांड क्यों करते हैं, हमें क्यों चाहिए डॉलर्स, तो फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, उसकी डिमांड कहां से आती है, वो सोर्सेज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सोर्सेज ऑफ डिमांड का। देखो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हम जो करते हैं वो फॉलोइंग पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। पहला है, अगर हमें बाहर से कुछ सामान खरीदना है, हमें इंपोर्ट्स करने हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो हमें डॉलर्स चाहिए, क्योंकि जब हम वहां से खरीदेंगे तो वो पेमेंट हमारे रुपीज में नहीं लेंगे, उनको डॉलर्स चाहिए, क्योंकि उनके देश में डॉलर्स चल रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम जब भी सामान खरीदेंगे तो उनकी पेमेंट उनकी करेंसी की फॉर्म में देने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डॉलर्स चाहिए। अब हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, हम उनके देश की पहले फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, उनको रुपीस देंगे, और फिर यहाँ पे जब डॉलर्स आ जाएंगे तो हम यहाँ से डॉलर्स की पेमेंट उनको कर सकते हैं। मतलब कहने का देखो हमारे घर में तो डॉलर्स नहीं है मान लिया, लेकिन अगर हम डॉलर्स चाहिए होते हैं पेमेंट करने के, हम कहाँ जाएंगे, बैंक्स या आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई के पास फॉर एग्जांपल एक बाय चांस की बात है कि उनके पास अगर देश के अंदर डॉलर्स नहीं हैं तो वो डॉलर्स कहां से खरीदेंगे, दे विल बाय फ्रॉम यूएस, और यूएस से खरीद के उनके फॉर्म में रुपीस देंगे, और जब देश में डॉलर्स आ जाएंगे तो वो डॉलर्स मुझे दिए जाएंगे ताकि मैं पेमेंट कर सकूं इंपोर्ट्स के लिए। ओके, तो गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से खरीदने के लिए, इंपोर्ट्स करने के लिए मुझे डॉलर्स चाहिए। उसके बाद अगर मुझे गिफ्ट भेजने हैं बाहर, ग्रांट देनी है, तब भी मैं डॉलर्स में ही दूंगा, तो मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए इस काम के लिए भी। मुझे अगर फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने मतलब शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदने हैं, तब भी मुझे पेमेंट डॉलर्स में ही करनी है, तो आई विल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज। अगर मुझे फॉरेन करेंसी की स्पेकुलेशन करनी है, डॉलर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, मतलब डॉलर्स की तो कर रहा हूं, तो उस फॉरेन करेंसी की वैल्यू को स्पेकुलेट करने के लिए मैं डॉलर्स की डिमांड कर रहा हूं। अगर आप बाहर जाते हो, फॉरेन टूर्स लगाते हो, तो वहां पर भी आपको किस चीज में पेमेंट करनी है, डॉलर्स में, यानी फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है। तो हम यूएस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, इसका मतलब वहां पर भी आपको डॉलर्स चाहिए। आपको वहां पर कहीं पर शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में, फॉरेन कंट्री में कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अपने रुपीज में ना करेंगे, हम वहां पर डॉलर्स में ही करेंगे, यूएस करेंसी में ही करेंगे। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड में, यानी कि वही इंपोर्ट के लिए अगर पेमेंट करनी है, या आपको लोन्स की रीपेमेंट करनी है, वहां से लोन ले रखे हैं वापस करनी है, तो आपको यूएस डॉलर्स में करनी पड़ेगी वापसी भी, और अगर लोन देने हैं तब भी आप डॉलर्स में ही दोगे। तो इन सभी चीजों के लिए, इन सभी पर्पसेस के लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। ओके, दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर कोर्स, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, कोई चीज समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। इसके बाद सप्लाई। सप्लाई कैसे होती है, सप्लाई का मतलब वहां से फॉरेन करेंसी आ रही है, तो कैसे आ रही है। फॉरेन करेंसी विल फ्लो इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इन सभी कारणों से। एक तो अगर फॉरेनर्स हमारे देश के सामान खरीदेंगे, हमारे देश के गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे हमारे देश से, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। जब एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं मतलब वो लोग हमारे देश से सामान खरीद रहे हैं, तो वो पेमेंट किस चीज में करेंगे, रुपीज में करेंगे। अब उनके पास अगर रुपीज नहीं है तो वो हमारे रुपीज खरीद कर हमें डॉलर्स दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे देश में डॉलर्स की सप्लाई ऑटोमेटिकली आ रही है अगर हम लोग वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं तो। ओके, तो जैसे हम लोग जब खरीद रहे थे तो हम उनको पेमेंट डॉलर्स में कर रहे थे, और वो लोग हमें पेमेंट एक्सपोर्ट्स की करेंगे रुपीज में, लेकिन रुपीज होने ना होने की वजह से वो जब कन्वर्ट कराएंगे तो देश के अंदर फॉरेन करेंसी डॉलर्स अपने आप आएंगे। इसी तरीके से फॉरेनर्स जब हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड्स खरीदेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, तो वो रुपीज में करेंगे, तो इसका मतलब वो रुपीज डॉलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करा के डॉलर्स देश में आएंगे। फिर जैसे हम लोग स्पेकुलेशन करते हैं, वो भी स्पेकुलेशन कर सकते हैं, हमारी इंडियन करेंसी को खरीद बेच सकते हैं करेंसी डीलर्स या स्पेकुलेटर्स द्वारा जो होगा, तो वो भी सप्लाई ऑटोमेटिकली देश के अंदर आएगी। जब फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में आएंगे तो वो खर्च किस चीज में करेंगे, रुपीज में करेंगे, पर रुपीज उनके पास तो है नहीं, तो उन्होंने हमारे देश में डॉलर्स देकर रुपीज ले लिए ताकि वो रुपीज खर्च कर सके, तो वो डॉलर्स हमारे देश में आ गए। ऐसे इंडियन वर्कर्स अगर बाहर काम कर रहे हैं और वहां की सेविंग फैमिलीज में यहाँ पे भेज रहे हैं रेमिटेंस, ओके, तो वो भी देश में डॉलर्स की फॉर्म में ही पैसा आएगा। रिसीविंग, हमें गिफ्ट मिलते हैं, डोनेशंस मिलते हैं, ग्रांट मिलते हैं, वो देंगे तो रुपीज में, लेकिन कन्वर्ट कराते हुए वो डॉलर्स देश के अंदर फ्लो करेंगे। इसी तरीके से डायरेक्ट परचेज करते हैं, अगर नॉन रेजिडेंट्स हमारे देश में कुछ परचेज करेंगे तब भी देश के अंदर डॉलर्स की सप्लाई ऑटोमेटिकली होगी। तो ये मैंने बताया डिमांड और सप्लाई
सोर्सेज ऑफ डिमांड, सोर्सेज ऑफ सप्लाई, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। आपसे कोई भी 3-3, 4-4 सोर्सेज पूछे जा सकते हैं, डिमांड और सप्लाई। तो मैंने आपको पिछली क्लास में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बताया था, जिसके बाद मैंने आज आपको इक्विलिब्रियम बताया, कैसे डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई। जहां डिमांड सप्लाई फोर्सेस करते हैं वहां पर आपका इक्विलिब्रियम रेट एक्सचेंज होता है। ओके, जैसे हमने ये बनाया, पर डिमांड आती कहां से है, सप्लाई आती कहां से है, तो सोर्सेज ऑफ डिमांड और सोर्सेज सप्लाई, मैंने दोनों टॉपिक आपको यहां पर एक्सप्लेन किए। ओके, अब यहां पे दो टॉपिक और हैं, एक है मैनेज्ड फ्लोटिंग और एक डर्टी फ्लोटिंग। व्हाट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग? हमने देखो फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल दो रेट सिस्टम पढ़े थे पिछली क्लास के अंदर। तो ये जो मैनेज्ड फ्लोटिंग है, ये फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का एक कॉम्बिनेशन है। होता क्या है कि मान लो ये रेट फिक्स्ड है, तो या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रहा है, उस फ्लेक्सिबल के अंदर अचानक लगता है कि कोई रेट चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो हमारे देश की कंट्री, हमारा देश की जो मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं, वो इस एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट कर सकती है अपने बीओपी में डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए, या कोई भी अगर आपको कोई एडजस्टमेंट करनी है अपने बैलेंस पेमेंट्स के अंदर में, तो वहां पर एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसको चेंज लाया जा सकता है। और इस तरीके से जब मैनेज किया जा रहा है इस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को कहीं ना कहीं से मैनेज किया जा रहा है हमारे मॉनेटरी अथॉरिटीज द्वारा, वो भी गाइडलाइंस आईएमएफ इशू करती है, तो उस रेट को बोलते हैं या सिस्टम को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। और उसी से जुड़ा हुआ है डर्टी फ्लोटिंग। अगर वो कंट्रीज इस चीज को, सेम चीज को मैनिपुलेट कर रही हैं विदाउट फॉलोइंग गाइडलाइंस, यानी कि आईएमएफ की गाइडलाइंस की को अनदेखा करते हुए, दैट इज कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। मींस जैसे फॉर एग्जांपल, अगर डॉलर का रेट 75 रुपीज चल रहा है, अब 75 रुपीज का $1 है, और किसी तरीके से वो बढ़ते बढ़ते 76, 78, 80, 81, 82 तक जा रहा है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो बीच में आरबीआई या गवर्नमेंट आ सकती है और इस रेट को फ्रीज कर सकती है, रोक सकती है। ये चांसेस हैं। वैसे अब नॉर्मली आपने देखा नहीं है कि पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ हो, बट ये इसका ऑप्शन है कि इस रेट को फ्रीज कर दे। मतलब फ्लेक्सिबल को वो फिक्स्ड करने की कोशिश कर रही है। फ्लेक्सिबल तो जहां मर्जी जाए, फ्लोटिंग कहीं भी जाए, लेकिन जब उसको फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग। बट वो मैनेज्ड फ्लोटिंग तभी तक है जब आईएमएफ की गाइडलाइंस यूज हो रही हैं। लेकिन अगर आईएमएफ की गाइडलाइंस के बिना ये रेट को फ्रीज करती है हमारी गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। ओके, तो मैंने आपको अभी ये टॉपिक्स बताए। अब मैं आपको अगली क्लास के अंदर एक और टॉपिक पकड़ूंगा, जिसके अंदर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और उससे जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं वो आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। तो स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।